So this is the super lecture number 4. Let me check if the mic is on. Yes, the mic is on. Alright, so this is the super lecture number 4, and in this super lecture, inshallah, we will be covering the human digestive system. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास अगर एनाटॉमिकली और फंक्शनली दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक हमारे पास ट्यूबुलर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है हमारे पास, जिसको हम जीआईटी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और हमारे पास एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं. अगर हम जीआईटी की बात करें तो हमने जीआईटी की लेंथ इंपॉर्टेंट है. जीआईटी की लेंथ वाइज जीआईटी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर इन लेंथ. और जीआईटी में जो डिफरेंट डाइजेस्टिव लेयर्स होती है ना, वो हमारे पास जो सबसे आउटर लेयर होती है वो हमारे पास सिरोसा, फिर हमारे पास आ जाती है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, और दी इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा. इसमें हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो हमने कहा था कि जो स्टमक की वॉल्स हैं, जो स्टमक की डाइजेस्टिव ट्यूब की वॉल्स हैं, वो थोड़ी सी यूनिक है. तो उस हवाले से हमने एमसीक्यूज में डिस्कस किया था कि विच फीचर ऑफ दिस स्टमक वॉल मेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक. तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो स्टमक की जो वॉल्स हैं ना, उसके पास 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ओब्लीक. ये ओब्लीक लेयर जो स्मूथ मसल्स की है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्टमक में ही होती है. और ये ओब्लीक लेयर ही होती है स्टमक की वॉल्स में स्मूथ मसल्स की, जो कि चर्निंग ऑफ फूड करती है इन द स्टमक. ठीक है, तो ये बात हमने याद रखनी है कि देर आर 3 टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स इन द स्टमक. फिर हम अपनी नेसल कैविटी से हम शुरू करते हैं, माउथ कैविटी से. हमने कहा था कि हमारे माउथ कैविटी में 3 पेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं. 3 पेयर्स की बात कर रहे हैं. अगर एमसीक्यूज में वो पेयर वाला वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा तो वो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 स्लेवरी ग्लैंड्स. ठीक है, हमारे पास पैराटिड ग्लैंड आ जाता है जो सबसे बड़ा ग्लैंड है. हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड आ जाता है, और हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड आ जाता है. इसमें हमने इंपॉर्टेंट बात की थी कि जो पैराटिड ग्लैंड है वो अपनी सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ ओरल कैविटी, जबकि सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो हैं वो अपनी सेक्रीशन कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी. राइट. फिर हमने फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी में हमने डिस्कस किया था कि 2 टाइप ऑफ डाइजेशन होती है हमारे पास ओरल कैविटी में. नंबर 1 इज़ दी मैकेनिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन में हमारे पास टीथ इन्वॉल्व होते हैं. टीथ के अगर हमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो जो टीथ का सबसे आउटर पार्ट होता है इट्स द क्राउन, और हमारे पास जो टीथ का इनर लेयर होता है वो हमारे पास क्या होता है, रूट. इसमें हमने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो विजडम टीथ है वो हमारे पास कौन सा है, वेस्टिगल ऑर्गन है. ठीक है, वेस्टिगल ऑर्गन में हमारे पास विजडम टीथ भी इंक्लूड होता है. अच्छा, इसमें जो क्राउन है ना, क्राउन की जो सबसे ऊपर या हार्डेस्ट लेयर होती है वो इनामल होती है. ये हमारे पास सेल होते हैं अमीलोब्लास्ट सेल्स, जो कि क्राउन की जो सेल्स हैं, क्राउन की जो अपर लेयर है उसको बनाते हैं. ये बेसिकली डेड सेल्स होते हैं. तो मतलब कि कहने का यही है कि जो हमारे आपके जो टीथ का जो सबसे बाहर वाला टीथ नज़र आ रहा होता है वो किससे मिलकर बना होता है, डेड सेल से. राइट. और ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है जो ह्यूमन की बॉडी में पाया जाता है. ये इनामल का जो मटेरियल है ना, ये बोन से भी ज़्यादा हार्डेस्ट होता है. ठीक है. अच्छा, जब होता क्या है, जब यहाँ पे अगर ये कोई शुगर सब्सटेंस क्राउन के में फंस जाता है ना, तो यहाँ पे बैक्टीरियाज भी होते हैं ऑफ कोर्स. तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसके डाइजेस्ट करते हैं इस शुगरी सब्सटेंस को जो दांतों में फंस जाता है अगर बंदा ब्रश ना करे. तो जब वो डाइजेस्ट इसको करते हैं तो केमिकल रिलीज़ होते हैं. उन केमिकल्स की वजह से क्राउन वाला पोर्शन जो है वो टूट जाता है या कोई ना कोई सुराख बन जाता है. तो बैक्टीरिया जो हैं, फिर बैक्टीरिया के केमिकल्स फिर रूट तक पहुंच जाते हैं या डेंटन तक पहुंच जाते हैं. उसकी वजह से फिर ऑफ कोर्स क्राउन इनेमल में तो कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, लेकिन जब आप पल्प तक आते हैं तो पल्प में हमारे पास ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, नर्व्स मौजूद होती हैं. तो आपको जब वही बैक्टीरिया के केमिकल्स, जब इनामल डिज़ोल्व हो गया, डेंटिन डिज़ोल्व हो गया, जब पल्प तक वही बैक्टीरिया पहुंचते हैं, तब आपको जो दर्द है, दांतों की दर्द, वो महसूस होना स्टार्ट हो जाती है. खैर,
तो मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो हमारे टीथ से स्टार्ट होती है। मैकेनिकल डाइजेशन में हमारे पास 6 मंथ में मिल्क टीथ्स होते हैं, फिर 12 साल के बाद वो मिल्क 12 साल तक क्या होते हैं वो मिल्क टीथ टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और हमारे पास परमानेंट टीथ का आ जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं एक अडल्ट में, राइट। और जिनकी तादाद कितनी होती है 32। लेकिन अब 32 में भी आजकल जो बच्चे हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर 30 या 31 टीथ्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो क्योंकि जो जबड़ा है ना वो लोगों का अब छोटा होता जा रहा है, जबड़ा छोटा होता जा रहा है, तो अब दांत की तादाद भी हो रही है, कम हो रही है। बट हमने अपने सिलेबस में 32 टीथ ही याद रखने के, अडल्ट में 32 टीथ्स मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होती है मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन होगी, अब हमारे पास होती है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन वही जो स्लाइवर रिलीज़ करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास ऑफ कोर्स एंजाइम्स मौजूद होते हैं। उस स्लाइवर के लिहाज स्लाइवर का हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिहाज से वही एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ टूथ इनैमल कंपेयर टू बोन्स। तो हमने ये बात याद रखनी है कि टूथ का जो इनैमल होता है इज स्ट्रॉन्गर देन बोन्स ड्यू टू इट्स हाई मिनरल कंटेंट एंड हाइड्रोक्सी पेटाइड कॉम्पोजिशन। ये वही कॉम्पोजिशन होता है हमारे पास, हाइड्रोक्सी पेटाइड कॉम्पोजिशन, जो कि बोन्स में भी मौजूद होता है। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे हायर मिनरल कंटेंट होता है टूथ के इनैमल में, जिसकी वजह से टूथ का जो हमारे पास इनैमल है वो बोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, राइट। अच्छा, अब स्लाइवा के मुंह में वही स्लाइवा ग्लैंड जो रिलीज करते हैं, स्लाइवा इज मिक्स ग्लैंडुलर सेक्रेशंस विच कॉन्स्टेंटली बाथेस द टीथ एंड ओरल म्यूकोसा। इसमें वही तीन पेयर ऑफ ग्लैंड्स, पैरोटिड जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबमेंडिबल और सबलिंगुअल। अच्छा, स्लाइवा के फंक्शंस में हमारे पास 5 मेन फंक्शंस होते हैं स्लाइवा के। डिफेंस मैकेनिज्म, एंटी बैक्टीरियल, स्लाइवा एंटी बैक्टीरियल है। इसमें हमने डिस्कस किया था लाइसोजाइम होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। ये एंटी फंगल है और ये इम्यूनोलॉजिकल है। इसमें हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है स्लाइवा में। एमसीक्यूज़ के वजह से पूछा जा सकता है, स्लाइवा में हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है, तो ये इम्यूनोलॉजिकल भी है। ये हमारे पास है सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म। फिर हमारे पास डाइजेस्टिव मैकेनिज्म, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे कि स्लेवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम हमारे पास पटाइलिन, और लाइपेज भी होता है। हमारे पास जो होता है ना माउथ में एबनर्स ग्लैंड भी मौजूद होता है, ठीक है। ये एबनर्स ग्लैंड हमारे पास लाइपेज एंजाइम रिलीज़ करता है, और माउथ में हमारे पास लाइपेज या लिपिड की भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सिर्फ उन लिपिड की जो कि स्मॉल लिपिड्स होते हैं, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बोलस। बोलस वही हमने कहा था, डिस्कस किया था, मॉइस्ट, जिसके अंदर पार्शली कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो चुकी हो, और ये हमारे पास टेस्ट प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ऑफ कोर्स जब आप कभी अपने नोटिस किया होगा कि जब आप ब्रेड खाते हो ना, तब आप ब्रेड जब चबा रहे होते हो तभी आपको मुंह में थोड़ी सी मिठास महसूस होती है, ठीक है। वो मिठास इसलिए महसूस होती है आपको क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कि पॉलीपेप्टाइड टेस्टलेस होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स, जबकि मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड क्या होते हैं, या ओलिगोसेक्राइड भी क्या होते हैं, उनका कोई टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है। अब जब माउथ में जो अमाइलेज है ना, जब वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है और उसको डाइसेक्राइड में या मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करता है, तो हमें जब वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो रहा होता है और मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, तब हमें वो स्वीट टेस्ट महसूस होती है, ठीक है। फिर हमारे पास लाइवा का तीसरा फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर हार्ड टिश्यूज़, प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर सॉफ्ट टिश्यूज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने स्टमक में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, कीप्स दी ओरल कैविटी मॉइस्ट, फैसिलिटेट स्पीच में सलाइवा का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मास्टिकेशन और स्लाइवलिंग में भी ये सलाइवा अपना रोल प्ले करता है। और हमारे पास आखिरी इसका जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, बफरिंग फंक्शन। अच्छा, सलाइवा की कंपोजिशन में हमारे पास वाटर मेन कंपोनेंट है इसका 99.5%, या फिर तो 100% ही कह लो। इसका जो मेन होता है वो हमारे पास क्या होता है, वाटर। हमारे पास सॉल्ट सिर्फ 0.5% होते हैं, और सॉल्ट में हमने जो याद रखना है वो हमारे पास क्लोराइड आयंस, जो लिखा भी हुआ है फेडरल की बुक में भी, ये क्लोराइड आयन क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं एक्टिविटी को। मतलब कि क्लोराइड आयन क्या है, इसके एक्टिवेटर हैं स्लाइवरी अमाइलेज का।
एक्टिवेटर क्या होते हैं हमने एंजाइम वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था, जो एक्टिवेट कर देते हैं, जो इंक्रीज़ कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। तो क्लोराइड आयंस क्या हैं, एक्टिवेटेड हैं पटाइलिन के या फिर तो स्लाइवली अमाइलेज के। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमने पटाइलिन, अमाइलेज, लाइपेज, लाइसोजाइम, ये 3 एंजाइम के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में म्यूसिन, जो कि हमारे पास म्यूसिन क्या है, हमारे पास एक वो प्रोटियोग्लाइकेन है जो कि म्यूकस को बनाता है ना, राइट। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि नॉर्मली ग्लूकोज इज एब्सेंट इन स्लाइवा बट इट इज़ फाउंड इन स्लाइवा ड्यूरिंग डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये बात भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए पूछी जा सकती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, आखिरकार नर्व इम्पल्स हमने, क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर लिया है, तो वो किस तरीके से स्लाइवा को रिलीज़ करता है। तो ये हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स मेनली कंट्रोल किससे किए जाते हैं, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिग्नल्स। और जब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मम्मा आपके सामने बिरयानी लेके आती हैं, तो उस फूड की स्मेल या उस फूड की उसकी जब आप देखते हो तो सैल्वेशन का जो प्रोसेस है, सलाइवा का सिक्रीशन वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है अगर तो आपको अच्छी लगती है। और अगर आपको फूड अच्छा नहीं लगता तो आपको दिल नहीं करता उसको खाने का, ठीक है। और यही हम इसको स्टमक में भी हमने डिस्कस करना है कि जब आप देखते हो ना फूड को, या फिर तो जब आपको सूंघते हो फूड को, तब किस तरीके से स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है अगर आपको फूड अच्छा लगता है, ठीक है। सैल्वेशन ऑल्सो अकर्स इन रिस्पॉन्स टू रिफ्लेक्सेस, ये भी हमें पता होना चाहिए। ओरिजिनेटेड इन सुपर एंड दी अपर इंटेस्टाइन, ये हमने स्टमक में भी जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, हमने डिस्कस किया था कि कितनी सेंसेस हमारे पास फूड सिलेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, कितनी टाइप, अगर एमसीक्यूज आ जाए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सिलेक्शन आर इन्वॉल्व इन द फूड सिलेक्शन प्रोसेस इन द ओरल कैविटी, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सिलेक्शन आ गया ना, आप पांचों की पांचों सेंसेस जो है ना हमारे पास, वो इन्वॉल्व तो होती हैं। पांचों की पांचों सेंसेस जो हैं फूड सिलेक्शन में, आपने फूड खाना है नहीं खाना, आपको फूड अच्छा लगा है तब भी आप खाते हो ना, आपको फूड की शक्ल अच्छी नहीं लग रही, उसकी खुशबू अच्छी नहीं लग रही, तो आप उस फूड को नहीं खाते, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप नहीं खाते, राइट। लेकिन 2 मेन सेंसेस हैं जो डोमिनेंट होती हैं, जो ज़्यादा मेन रोल प्ले करती हैं, वो कौन सी हैं, टेस्ट और स्मेल, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ में अगर टेस्ट और स्मेल दिया हुआ है तो आप टेस्ट और स्मेल को करेक्ट करोगे। अगर आप एमसीक्यूज़ में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मौजूद है कि सारी की सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो सारी की सारी सेंसेस के एमसीक्यूज़ ऑप्शन को आप करेक्ट करोगे। लेकिन स्टेटमेंट आप देख लेना अच्छे तरीके के कि वो स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब फूड भाई हमने खा लिया, फूड हमें अच्छा लगा, अब फूड जो है हमारे माउथ में जो है चला गया। अब हमारे पास क्या करेगा, सबसे पहले टंग हमारे पास पुशेस करेगी फूड को बैकवर्ड। टंग हमारे पास हाइपोइड बोन के साथ अटैच होती है। हाइपोइड बोन हमने याद रखना है, ये नेक में पाई जाती है और हमारी ये वाहिद बोन है जो कि किसी और बोन के साथ अटैच नहीं होती, ठीक है। ये वाहिद बोन है जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं होती। जब ये बोन टूट जाती है तो ज़ुबान जो है बाहर आ जाती है, ज़ुबान जो है लंबी हो जाती है। इसी वजह से जब कुर्बानी में जब आप बकरे की या जानवर की जब गर्दन ज़िबा होती है, वो ज़िबा होता है, तब आपने नोटिस किया होगा उसके मुंह से ज़ुबान बाहर आ जाती है, क्योंकि उसकी जो हाइपोइड बोन है वो टूट जाती है। इसी तरीके से जो बंदा खुदकुशी करता है उसकी भी हाइपोइड बोन जब टूट जाती है तो उसकी ज़ुबान क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, जिसका मतलब होता है कि हो सकता है इसने कहा कि वो हमारे पास सुसाइड की हो। अच्छा, तो हाइपर बॉन्ड के बारे में भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये सारा एक्शन होता है वॉलेंट्री फेज। इसके बाद जब फूड पहुंच जाती है ना हमारे पास ओरल फेरिंग्स पे, हमने फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फेडरल की बुक में लिखा हुआ है, रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में पहला पेज है। फेरिंग्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेरिंग्स। एक हमारे पास है ओरो फेरिंग्स, एक हमारे पास नेजो फेरिंग्स, एक हमारे पास है हाइपो फेरिंग्स, ठीक है। तो जब फूड हमारे पास ओरो फेरिंग्स पे पहुंच जाता है ना, तब वो इनवॉलेंट्री हो जाता है, उसके बाद आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बोलस हमारे पास इंटर हो जाता है फेरिंग्स में, द बोलस इज मूव्ड इनटू द ओरो फेरिंग्स एज वेल बिकम इनवॉलेंट्री। उसके बाद हमारे पास सॉफ्ट पैलेट और हमारे पास वल्वा जो है हमारे पास वो राइज हो जाता है। ये सॉफ्ट पैलेट एंड दी वल्वा मूव बैकवर्ड टू ब्लॉक दी नेजोफेरिंग्स। इसकी वजह ये क्या फ़ायदा देता है, प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द नेसल कैविटी।
फिर हमारे पास एपिग्लॉटिक्स क्या करता है, एपिग्लॉटिक्स ट्रैकिया को कवर करता है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि एपिग्लॉटिक्स का क्या काम है। तो एपिग्लॉटिक्स कवर करेगा, ब्लॉक करेगा ट्रैकिया को। इसकी वजह से हमारे पास फूड या लिक्विड पार्टिकल नेसल कैविटी में या ट्रैकिया में इंटर नहीं होते। यही वजह है कि जब आप एक बंदे को ऑपरेशन के बाद ना उसको कहते हैं कि उसने कोई चीज़ नहीं खानी, राइट। उसको एक बंदे को अगर एनेस्थीसिया दिया है, उसका ऑपरेशन अभी हुआ है, तो वो बाद में ऑपरेशन के बाद वो जाग जाता है, तो तभी वो नशे में होता है, ठीक है। तब वो अपने टोटल सेंसेस में नहीं होता वो, ठीक है। तो उसको इसी वजह से उसको डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको खाना नहीं देना, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि अभी वो पूरा होश में नहीं आया, तो जो फूड जो वो खाए तो एपिग्लॉटिक्स जो है हमारे पास ट्रैकिया को कवर ना करे सही तरीके से ब्लॉक, और फूड जो है उसके लंग में जा सकता है, और लंग में चला गया तो बहुत तकलीफ होती है और मसले हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फेरिंग्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ईसोफेगल स्पिंक्चर जो है, जिसको कार्डिक स्पिंक्चर भी कहा जाता है, वो क्या हो जाते हैं, स्टमक वाले ओपन हो जाते हैं। हमारे पास ईसोफेगस में सारा का सारा कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस चलता है। कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास पेरिस्टालिसिस में सबसे पहले बात याद रखनी है कि अगर ये एमसीक्यूज आ जाए, जो हमें अभी डिस्कस भी करते हैं, कि पेरिस्टालिसिस में पहली बात तो पहले कॉन्ट्रैक्शन ही होगी। मतलब कि अगर डायग्राम में बनाओ तो क्या इस तरह से डायग्राम बनेगी, पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। डायग्राम तो अच्छी नहीं बनी लेकिन फिर भी, या फिर तो पहले इस तरह की डायग्राम बनेगी, राइट। हो सकता है वो डायग्राम दे दो। तो याद रखना है पहले कॉन्ट्रैक्शन होगी हमेशा। ये हम एमसीक्यूज में भी अभी स्टेटमेंट में डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। अच्छा, अब फूड हमारे पास वो स्टमक में पहुंच गया, उसके बाद हमारे पास पेरिस्टालिसिस इन इसोफेगस बिगिंस। हमारे पास रिदमिक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टालिसिस इसोफेगस, प्रोपेल्ड द फूड बोलस या फिर तो डाउनवर्ड। और फिर हमारे पास लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर रिलैक्सेस। हमारे पास दो स्पिंक्चर मसल्स होते हैं, ठीक है। हमने एक होता है अपर स्पिंक्चर मसल, जो कि ऊपर पाया जाता है, जो इसोफेगस के ऊपर। जब फूड वहाँ से एंटर होता है तो यहाँ पे पहले ऊपर वाला जो इसोफेगस स्पिंक्चर है वो ऊपर होता है। जब फूड स्टमक में पहुँच जाता है, जिसको हम कार्डिक स्पिंक्चर भी कहते हैं। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, मुझे लगा कि मैंने यही वाला एक ही स्पिंक्चर मसल इंक्लूड किया है। तो आपने याद रखना है, जो नीचे वाला ये लोअर स्पिंक्चर मसल है ना, उसको हम कार्डिक स्पिंक्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो जो लोअर स्पिंक्चर मसल है, जब वो ओपन होता है तो हमारे पास, जिसको अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर, यस, यहाँ पे लिखा भी है लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डिक स्पिंक्चर। उस वो ओपन होता है और फूड जो है हमारे पास स्टमक में एंटर हो जाता है। यहाँ पर एक और बात, क्योंकि हमने अगेन स्पोर्ट एंड मूवमेंट को डिस्कस कर लिया है, हमने टाइप ऑफ मसल्स को डिस्कस कर लिया है, तो स्पिंक्चर मसल्स अगर आ जाए कि स्पिंक्चर मसल्स आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स या स्केलेटल मसल्स या बोथ ए एंड बी, तो हम लगाएंगे बोथ ए एंड बी। स्पिंक्चर मसल्स हमारे पास स्मूथ मसल्स से भी मिलके बने होते हैं और स्केलेटल मसल्स से भी मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्डिक स्पिंक्चर मसल है, ये स्मूथ मसल से मिलके बना होगा। लेकिन हमने जो रेक्टम में डिस्कस किया है, जो एक्सटर्नल स्पिंक्चर मसल्स हैं, उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, राइट। तो वो जो और हम किस टाइप के मसल को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करते हैं, स्केलेटल मसल्स को। इसका मतलब वो स्पिंक्चर्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे रेक्टम में आउट जो एक्सटर्नल स्पिंक्चर मसल्स हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो वो किससे मिलके बने होंगे, स्केलेटल मसल्स से। तो स्पिंक्चर मसल्स आर बोथ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स। अगर वो पूछ ले कि लाइक कोई स्पेसिफिक पूछ ले, जैसे कि एक्सटर्नल स्पिंक्चर ऑफ रेक्टम, या फिर तो वो पूछ ले द कार्डिक स्पिंक्चर, तब तो आप लगाओगे कि कार्डिक स्पिंक्चर है तो फिर स्मूथ मसल्स, क्योंकि इनवॉलेंट्री है, जाए इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर एक्सटर्नल रेक्टम वाला स्पिंक्चर है तो वो हमारे पास आ जाएगा स्केलेटल मसल्स से मिलके बना होगा। आगे चलते हैं, वही वाला एमसीक्यू जो हमने डिस्कस किया था, पेरिस्टालिसिस द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिगिंस विद। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होती है सर्कुलर मसल्स की बिहाइंड द बॉलस। अच्छा, आगे चलते हैं, स्टमक में अच्छा हमारे पास फूड पहुँच गया। हमारे पास जो कार्डिक स्पिंक्चर मसल है वो ओपन हो गया, फूड जो है हमारे पास फंडस ऑफ द स्टमक में पहुंच गया। फंडस के हमारे पास अपर, वो हमारे पास स्टमक का जो वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, फंडस। अच्छा, स्टमक में हमारे पास, स्टमक कहाँ पे पाया जाता है, हमारे पास जो होता है ना डायफ्राम, डायफ्राम के बिल्कुल इमीडिएटली बिलो
होता है ये, और ये लेफ्ट सुपीरियर पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये जे शेप का होता है। ऑफ कोर्स इसमें डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, लेकिन जो स्टमक का जो मेन फंक्शन होता है ना वो स्टोरेज ऑफ फूड होता है। स्टमक का मेन फंक्शन हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड नहीं है। स्टमक का मेन फंक्शन है हमारे पास द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। अच्छा, अब स्टमक की वॉल्स में जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। सरफेस म्यूकोजल सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं म्यूकोजा, या फिर तो नेक सेल्स वो भी म्यूकोजा को ही रिलीज करते हैं, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में वो नेक सेल्स की बात कर रहा है या फिर तो सरफेस सेल्स की बात कर रहा है तो वो एक ही बात है, वो दोनों सिक्रीट करेंगे म्यूकस को ही। पिपराइडल सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और इंट्रिंसिक फैक्टर्स को। इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर्स हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि बाइंड करती हैं विटामिन B12 के साथ, और ये मेक श्योर करती हैं विटामिन B12 जो है वो अब्जॉर्ब हो और डीजनरेट ना हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से डीजनरेट ना हो, ठीक है। चीफ सेल्स ये हमारे पास सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजिन, इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। और हमारे पास जो है गॉस्टिक लाइपेज, इंजाइम वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। एक हमारे पास होते हैं होलो एंजाइम्स, ठीक है, एक होते हैं एपो एंजाइम्स। तो हमारे पास पेप्सिनोजिन क्या है? एपो एंजाइम है, इनएक्टिव, जबकि पेप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है। वो हमारे पास कौन सा एंजाइम है? होलो एंजाइम है, ठीक है। वहाँ पे भी हमने इसको एफएससी में भी एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। और हमारे पास जी सेल्स होते हैं जो सिक्रिएट करते हैं गॉस्ट्रिन को। इसमें हमारे पास स्टमक की वॉल में और भी सेल्स होते हैं जैसे कि इंटीरो क्रोमाफिन लाइक सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं हिस्टाडायमिन को, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे पास डी सेल्स होते हैं जो कि सोमैटोस्टैटिन को रिलीज़ करते हैं। सोमैटोस्टैटिन का क्या काम है? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इनहिबिट करता है, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गए ना डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं जो स्टमक में हमारे पास मेन फंक्शन तो मैंने बता दिया कि मेन फंक्शन उसका यही है, फूड स्टोरेज, ठीक है। फूड की डाइजेशन एक स्टमक का फंक्शन नहीं है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टमक है ना, जो होते हैं ना न्यूली बॉर्न बेबीज़, जो बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों में स्टमक पेप्सिन के अलावा एक और हार्मोन कह रहा हूँ, एक और एंजाइम भी रिलीज़ करता है, वो है हमारे पास रेनिन। इसको हमने डिस्कस किया था आज सेशन में भी हमने इसको एंजाइम को डिस्कस किया था। ये रेनिन हार्मोन जो है कोलेस्ट्रॉल की क्या करता है? डाइजेशन करता है। ये रेनिन कोलेस्ट्रॉल क्या है? वही जो मिल्क में जो होता है ना, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल के, जब वो बच्चे को वो मेमोरी ग्लैंड सिर्फ मिल्क नहीं सिक्रीट करते, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं। तो एंटीबॉडीज़, प्रोटीन्स और कैसीन वही जो मिल्क को बनाती है। तो इन तीनों का जो मिक्सचर होता है ना, इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। जो बेबी को फिर कोलेस्ट्रम दिया जाता है, और कोलेस्ट्रम यही जो होते हैं आर्टिफिशियल दूध होते हैं, ठीक है, वो पाउडर वाले दूध, इन सिंपल वर्ड, देसी वर्ड। तो पाउडर वाले दूध होते हैं, उनमें ये चीज़ें नहीं होती, उनमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती, राइट। तो वो बच्चे के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते जितना एक बच्चे के लिए नेचुरल दूध, जो माँ का दूध होता है, वो फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। अच्छा, तो वो जो हमारे पास कोलेस्ट्रम होता है, उसकी डाइजेशन के लिए हमारे पास बेबीज़ में एक और हार्मोन भी रिलीज़ होता है जो स्टमक की वॉल्स को सिक्रीट करती हैं। वो कौन सा होता है? रेनिन हार्मोन, ये रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल की डाइजेशन करता है, जबकि ये एडल्ट में ये हार्मोन एंजाइम नहीं होता। हार्मोन बार बार मेरे जहन में, मेरी ज़ुबान में भी आ रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था ना किडनी में हार्मोन रेनिन, जिसमें A आता है, उसके स्पेलिंग और इस एंजाइम के स्पेलिंग में बिल्कुल एक N का फ़र्क है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर 2 N की बात कर रहा है तो वो हमारे पास किसकी बात कर रहा है? इसका मतलब एंजाइम की। अगर वो 1N की बात कर रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है? हमारे पास हार्मोन की बात कर रहा है जो कि किडनी रिलीज़ करता है। हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में इसको डिस्कस किया था, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है हमारे पास? दूसरी मेन बात, हाँ, स्टमक की जो लाइन होती है ना, स्टमक में ऑफ कोर्स हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट HCl। हमारे स्टमक में
कंसनट्रेटेड HCl नहीं है, डाइल्यूट HCl है। तो लेकिन HCl तो है ना, तो HCl जो है हमारे स्टमक में, तो ऑफ कोर्स बच्चों का सवाल होता है कि वो स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट कर देना चाहिए उसे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ऑफ कोर्स, हाइड्रोक्लोरिक फिर तो नंबर वन तो पहली बात वो क्यों नहीं करता स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट, नंबर वन तो वो डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में भी वो डेंजरस है। तो हमारे स्टमक की वॉल्स में अल्लाह ताला ने वो म्यूकस सेल्स जो हैं हमारे पास, म्यूकस सेल्स म्यूकस को रिलीज करते हैं जो कि लाइन करता है हमारे पास डाइजेस्ट स्टमक की वॉल्स को। और ये लाइनिंग जो है म्यूकस की वो हर 3 से 4 दिन बाद रिप्लेस होती है, ठीक है, न्यू लाइनिंग के साथ, ताकि जो स्टमक की वॉल्स हैं वो क्या हों, डाइजेस्ट ना हो, ख़राब ना हो, तकलीफ़ ना हो, ठीक है, HCl की वजह से। और अगर जो ये म्यूकस सेल्स सही क्वांटिटी में HCl नहीं रिलीज़ करते तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास था सारा का सारा स्टमक के बारे में। स्टमक में हमने डिस्कस किया था कि म्यूको मस्कुलरिस की जो मेन लेयर है उसमें ओब्लिक लेयर भी है। ओब्लिक लेयर क्या करती है हमारे पास, चर्निंग ऑफ द फूड में पार्टिसिपेट करती है, मैकेनिकल डाइजेशन में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। अगेन मैकेनिकल डाइजेशन की बात आई गई है तो स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन होगी सबसे पहले। जो स्टमक की वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, और जो मिक्सिंग वेव लाइक हमारे पास रिदम प्रोड्यूस होगी, राइट। फिर हमारे पास केमिकल डाइजेशन होती है जो कि ऑफ कोर्स प्रोटीन को क्या करती है, मेन प्रोटीन ही को डाइजेस्ट करना होता है इन द स्टमक में, ठीक है। अच्छा, अगर तो ये हमारे हम तो है ना मैमल्स जो कि करते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ चंक्स इनटेक करते हैं, छोटे छोटे लुकमों में इनटेक करते हैं। लेकिन जो दूसरे एनिमल्स हैं जैसे कि सांप वगैरह, वो तो पूरे के पूरे निगल लेते हैं ना जो पूरे अपने प्रे को। तो उनमें किस तरह से डाइजेशन होती है, जैसे कि सांप की ही एग्जांपल है। सांप का जो मुंह जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, अपने साइज से वो अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर सकता है अपने मुंह को, जिसकी वजह से वो अपने से बड़े जानवर को भी क्या करता है, निगल लेता है। अच्छा, जो सांप होता है ना, उसके जो स्टमक में ना जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, वो ज़्यादा हमारे पास एसिडिक होता है, ठीक है। तो वो एसिडिक HCl जो है, वही HCl जो है उस प्रे की बोन्स को भी इवन डाइजेस्ट कर सकता है, बड़ी बोन्स को नहीं लेकिन छोटी छोटी बोन्स को। तो इवन सांप का जो स्टमक में HCl होता है वो छोटी बोन्स को भी डाइजेस्ट कर देता है, डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। और जो बाकी जो चीज़ें डिजॉल्व नहीं होती जैसे कि पर हो गए या फिर तो कोई और चीज़ रहेगी, तो सांप वो क्या करता है, वो बाहर उगल देता है, ठीक है। बाकी न्यूट्रिएंट्स कंटेंट सारा हासिल कर लिया उसने, बाकी क्या हो गया, बाहर उसको निगल देता है, उगल देता है। तो वो वाले एनिमल्स जो कि फूड को इन द फॉर्म ऑफ चंक्स नहीं इनटेक करते, बल्कि एक ही बाइट में सारा का सारा एनिमल क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं। उन एनिमल्स में जो स्टमक में जो एसिड्स वगैरह होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं उस एनिमल की डाइजेशन में। MCQs आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव 4 चैम्बर स्टमक। अच्छा, 4 चैम्बर स्टमक का हमारे पास जो है, आपने सुना होगा शायद कि एक जानवर में एक से ज़्यादा स्टमक है। इस जानवर में भाई 4 स्टमक है। जो देसी घराने हैं उन्होंने, जो फार्मिंग से जिनका ताल्लुक है, बैकग्राउंड है, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि इस जानवर में 4 जो हैं वो पेट हैं, राइट। तो 4 पेट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, चैम्बर्स वाला होता है। हमारे स्टमक में जो लेयर्स होती हैं ना, डिप्रेशन और एलिवेशन की मस्कुलर लेयर्स होती हैं हमारे स्टमक में। जस्ट गूगल इट आउट, आपको जो गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो उनको कहते हैं रोगी, ठीक है। तो वो और जिन एनिमल्स में ये चैम्बर्स मौजूद होते हैं ना, ये 4 चैम्बर स्टमक जिन एनिमल्स में मौजूद होता है उनको कहते हैं रूमिनेंट्स, ठीक। उनमें क्या करते हैं, ये 4 जो चैम्बर्स होते हैं ना स्टमक के, ये 4 चैम्बर्स डिफरेंट रोल प्ले करते हैं उस एनिमल की जो फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। ह्यूमन में 4 चैम्बर स्टमक नहीं होता है, ह्यूमन में 1 चैम्बर स्टमक ही है। लेकिन काऊ में या डियर्स वगैरह में ये 4 चैम्बर स्टमक मौजूद होता है। और जिन एनिमल्स में ये 4 चैम्बर स्टमक मौजूद होता है उनको हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस MCQs में डिस्कस किया हुआ है काऊ को। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन या हार्मोनल स्टिमुलेशन किस तरीके से होती है इन द स्टमक।
अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 लीटर गॉस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है हर दिन में, ठीक है, हमने इसको डिस्कस किया था। तो सबसे पहले क्या होता है, एसिटाइल कोलिन, जिसका सोर्स क्या होता है, वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है। कि कब रिलीज़ होता है, फूड की साइड की वजह से, जब आप फूड देखते हो, स्मेल करते हो या टेस्ट करते हो, ठीक है। अब इसका एक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे पास एसिटाइल कोलिन हमारे पास पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक को स्टिमुलेट करता है कि वो रिलीज़ करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास स्टिमुलेट करता है चीफ सेल्स को कि वो रिलीज़ करें पेप्सिनोजन। ये हमारे पास स्टिमुलेट करता है ECL सेल्स को। ECL सेल्स इंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स होते हैं जो हिस्टामीन को रिलीज़ करते हैं। फिर हमारे पास ये गॉस्ट्रिन दूसरा हार्मोन है, जब फूड पहुंच जाता है स्टमक में तो G सेल्स होते हैं स्टमक के, जो कि हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं, मेनली इन दी पायरोलिक रीजन। ये स्टिमुलेट, इसको क्या स्टिमुलेट करता है जब फूड पहुंच जाती है स्टमक में, इसका एक्शन अगेन पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स जो ऊपर एसिटाइल कोलिन का जो स्टिमुलेशन है वही इसका है। लेकिन ये अगेन ये स्टिमुलेट करते हैं इंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स को, जो कि रिलीज़ कर रहे हैं हिस्टामीन, जो कि फर्दर इन्हांस करता है एसिड सिक्रीशन को। फिर हिस्टामीन ऑफ कोर्स रिलीज़ को की हो गया, इसका सोर्स क्या है हमारे पास, ECL सेल्स, इंटीरोक्रोमाफिन सेल्स, क्रोमाफिन लाइक सेल्स। और इसकी स्टिमुलेट क्या करेगा, ट्रिगर्ड बाय गॉस्ट्रिन एंड एसिटाइल कोलिन। सबसे पहले इसको ट्रिगर करता है एसिटाइल कोलिन और फिर ट्रिगर करेगा गॉस्ट्रिन। एक्शन क्या है, हिस्टामिन बाइंड टू H2 रिसेप्टर्स ऑन पैराइटल सेल्स टू इनहेंस सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, अब सारी की सारी स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब सोमैटोस्टैटिन D सेल्स ऑफ द स्टमक जो हैं, ऑफ स्टमक एंड पेंक्रियाज, सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करेंगे। ये क्या करेगा, अब फूड में डाइजेशन जाहिर सी बातें हो गई है, अब फूड ने आगे जाना है इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा लो कि स्टमक में जो HCl है वो ना रिलीज हो। ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा हाई लेवल ऑफ गॉस्ट्रिक एसिड को, गॉस्ट्रिक एसिड क्या हो, अब रिलीज ना हो। इसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिट रिलीज ऑफ गॉस्ट्रिन फ्रॉम G सेल्स, thus reducing gastric acid secretion। ये क्या करेगा, इनहिबिट secretion of HCl एंड पेप्सिनोजन बाय parietal एंड चीफ सेल्स। अब उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है स्क्रीटिन का, जो कि इनडायरेक्ट रोल है बट स्टिल रोल है। ये हमारे पास S सेल्स होते हैं इन द ड्यूडेम। ये स्टिमुलेट क्या करते हैं, प्रेजेंस, इस चीज़ को, इसको क्या स्टिमुलेट करता है, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक चाइम फ्रॉम द स्टमक एंटरिंग फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब वो फूड, अब जाहिर सी बात है एंटर हो रहा है ना स्टमक से, अब ड्यूडेनम में जा रहा है, तो वो स्टमक वाली जो चाइम फूड है, चाइम जो वो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, वो क्या है, एसिडिक है। अब वो एसिडिक स्ट्रक्चर जैसे ही ड्यूडेनम की वॉल के साथ जब आके टच होता है तो वहाँ पे जो S सेल्स होते हैं वो स्क्रीटिन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं गॉस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को, क्योंकि जाहिर सी बात है फूड स्टमक में है ही नहीं, तो गॉस्ट्रिक एसिड रिलीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में एनर्जी चाहिए होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी क्या करती है, हमारी बॉडी चाहती है कि एनर्जी कंजर्व रहे, ऑलराइट। अच्छा, एक अब स्टमक की बात आ ही गई है, तो इन द फीटस जो हमारे पास होता है ना एम्पेरिकल कॉर्ड, वो हमारे पास बेली बटन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। और इन द फीटस स्टमक एक्टिव नहीं होता, फीटस में ना ही, रेस्पिरेशन के बारे में हमने डिस्कस करना है, लंग्स भी एक्टिव नहीं होते ना, जाहिर सी बात है बच्चा जब सांस ही नहीं ले रहा तो लंग्स तो एक्टिव नहीं होंगे ना, और स्टमक भी एक्टिव नहीं होता इन द फीटस स्टेज, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, ठीक है। क्योंकि ये बात आपने याद रखनी है बैक्टीरिया के हवाले से भी, एनिमल किंगडम एनिमेलिया में भी हमने डिस्कस करना है इसको, कि किन एनिमल्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है और किन में वेल डेवलप्ड नहीं है। तो आपने याद रखना है वो वाले एनिमल्स जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, इंटरनली एग्जिस्ट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म के, और वहाँ से अपनी जो सिक्रीशन है, जो अपना जो न्यूट्रिएंट है वहाँ से हासिल कर रहे होते हैं, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर है ना, अब जो बाहर वाला ऑर्गेनिज्म है, जिसकी बॉडी के अंदर है, वो सारा का सारा एसिमिलेशन डाइजेशन का प्रोसेस करके उसने सारा कुछ कर लिया है, उसने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। अब जो अंदर पैरासाइट कोई रह रहा है, पैरासाइट भी अगेन, क्योंकि पैरासाइट में भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता,
और एनिमल्स में भी। पैरासाइट में तो खैर डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात क्या कर रहा हूँ, पैरासाइट्स तो मोस्टली होते ही यूनिसेलुलर हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप उनमें नहीं होता, जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब वो वाले एनिमल्स जो कि बाहर मौजूद होते हैं, जो अपनी डाइजेशन खुद करते हैं और इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि उन्होंने डाइजेशन करनी होती है सारी सारी। तो फीटस में भी, क्योंकि अब फीटस मदर से आ रहा है ना सारा का सारा ब्लड, मदर ने क्या कर रहा है, मदर ही सब कुछ खा रही है, न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रही है, वही डाइजेशन कर रही है। तो फीटस को ज़रूरत ही नहीं है कि वो फूड उसको ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। तो उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो डाइजेशन का प्रोसेस करे, क्योंकि डाइजेशन का सारा प्रोसेस है वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और ये है मैंने, और ये भी बात याद रखना है कि एम्पेरिकल कॉर्ड फीटस को प्लेसेंटा के साथ अटैच करती है। एम्पेरिकल कॉर्ड किसी ऑर्गन के साथ अटैच नहीं है। अगर बच्चों के जहन में ये आता है कि क्या एम्पेरिकल कॉर्ड प्लेसेंटा को फीटस के स्टमक के साथ अटैच करती है, नहीं, कोई भी स्टमक के साथ अटैच नहीं करती वो, ठीक है। एम्पेरिकल कॉर्ड फीटस को किसी ऑर्गन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं करती। एम्पेरिकल कॉर्ड सिर्फ प्लेसेंटा को फीटस के साथ अटैच करती है, ठीक है। ये हमारे पास सारा सा स्टमक में गॉस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पास कौन से ग्लैंड सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं, एक्सोक्राइन नेचर होती है इनकी गॉस्ट्रिक ग्लैंड्स की। अच्छा, अब हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोमैटोस्टैटिन, ये तो ईजी है, बीटा ऑप्शन होगा। सोमैटोस्टैटिन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इनहिबिट करता है, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। Which of the following, what is the primary mechanism that actually breaks down protein during digestion? अच्छा, यहाँ पे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाएंगे वो शायद हो जाएंगे एंजाइम कैटालिसिस और हाइड्रोलाइसिस में। यहाँ पे आपने एक बात एंजाइम के चैप्टर में हमने अच्छे से डिस्कस की थी, वो ये थी कि एंजाइम केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। अब एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को भी डिक्रीज करते हैं, ठीक है, लेकिन एंजाइम्स जो है ना वो उस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, ये बात आपने याद रखनी है। उस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं, उस प्रोसेस की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को, उस केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो पेप्सिन एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन की डाइजेशन वाले प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन को इनिशिएट नहीं करते, या प्रोटीन के डाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ही होती है, ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन्स की इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइनो एसिड में। इस प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं एंजाइम्स, ठीक है, ये हमने बात याद रखनी है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, बीटा ही होगा। अच्छा, अब हमारे पास फूड एंटर हो गया स्टमक से ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम हमने डिस्कस किया था कि इसकी शेप क्या होती है, यू शेप। डायग्राम में इजीली आप देख सकते हो इसकी शेप क्या है ड्यूडेनम की, यू शेप्ड है। स्मॉल इंटेस्टिन 6 मीटर लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन में फ़र्क सिर्फ डायामीटर का होता है। स्मॉल इंटेस्टिन, ये डायग्राम में पीछे देख सकते हो, रियल इमेज ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की। यहाँ पे देखो स्मॉल इंटेस्टिन का जो डायामीटर है वो छोटा है, लेकिन लार्ज इंटेस्टिन का डायामीटर क्या है, बड़ा है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टिन लेंथ वाइज बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टिन के लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टिन बड़ी है, लेकिन डायामीटर वाइज लार्ज इंटेस्टिन बड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ड्यूडेनम की लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अच्छा, एमसीक्यूज यहाँ पे बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ड्यूडेनम की जो लेंथ है वो किस और एलिमेंट्री कैनाल के साथ सिमिलर है। तो ईसोफेगस की भी लेंथ कितनी होती है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ड्यूडेनम और ईसोफेगस की ऑलमोस्ट लेंथ कितनी होती है, बराबर होती है। अब फूड हमारे पास ड्यूडेनम में पहुंच गया। अब ड्यूडेनम में हमारे पास ऑफ कोर्स डाइजेशन होनी है। ड्यूडेनम में सबसे पहले जो फूड एसिडिक चाइम है जो स्टमक से है, वो ड्यूडेनम के एस सेल्स जो हमारे पास हैं वो क्या उसको स्टिमुलेट करेगा। सबसे पहले उसको क्या करेगा, वो हमारे पास हमने डिस्कस भी किया है ऊपर, हम दोबारा चलते हैं। हमने क्या किया है, हमारे पास हार्मोन रिलीज होता है सिक्रीटन,
ठीक है, एस सेल्स इन द ड्यूडेनम। ये सेक्रेटन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा और इसकी वजह से हमारे पास जो स्टमक में गॉस्ट्रिक जूस है उसकी सेक्रेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। नंबर 2 क्या होगा, वहीं जब एसिडिक चाइम स्टमक की ड्यूडेनम की वॉल के साथ जाके टच होता है तो दूसरी इसकी यही होती है कि जो ड्यूडेनम की वॉल्स हैं वो पेनक्रियाटिक डक्ट को स्टिमुलेट करती हैं कि वो हमारे पास बाइकार्बोनेट्स को रिलीज करें। बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करेंगे एसिडिटी को, ठीक है। पेंक्रियाज क्या करेंगे, रिलीज करेगा बाइकार्बोनेट्स को और वो एसिडिटी ऑफ द चाइम को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। नंबर 3 इसकी स्टिमुलेशन होंगी एसिनाइ सेल्स ऑफ पेंक्रियाज के वो रिलीज करें पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये तो हमारे पास है डिफरेंट। यहाँ पे हमने डिस्कस जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो यहाँ पे आता है स्पिंक्चर मसल्स। हेपेटो पेंक्रियाटिक स्पिंक्चर मसल का दूसरा नाम होता है स्पिंक्चर ऑफ ओडाई, ठीक है। यहाँ पे अपने बात याद रखनी है। ये यहाँ पे ये सारा का सारा पोर्शन है ना, ये वाला जहाँ पर पेंक्रियाज का वो सारा का सारा पोर्शन जो कि गॉल ब्लैडर के साथ नहीं कनेक्ट होता, उस वो वाले सारी इस पूरी की पूरी डक्ट को हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये वाली सारी की सारी डक्ट ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पेंक्रियाटिक डक्ट की है। लेकिन हमारे पास लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट, हाँ, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमारे पास गॉल ब्लैडर की डक्ट जहाँ से आके अटैच होती है ना, गॉल ब्लैडर की डक्ट, इसको हम कह देते हैं हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये वाली हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट है, जबकि ये पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ पेंक्रियाटिक डक्ट ही इसको नाम देते हैं। फिर हमारे पास ये यहाँ पे ये बाइल डक्ट है हमारे पास सारी की सारी, ठीक है। थोड़ा सा फिजियोलॉजी में पता होनी चाहिए। लिवर से बाइल जब रिलीज होता है तो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से फिर क्या होता है यहाँ पर रिलीज होता है। यहाँ पर अगेन एक और स्पिंक्चर मसल पाया जाता है यहाँ पर, यहाँ पे गॉल ब्लैडर पेंक्रियाज के साथ जुड़ना होता है। इसको हम कहते हैं स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन। यहाँ पे जो स्पिंक्चर मसल पाया जाता है यहाँ पर, जहाँ पे गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है जो कि कॉमन डक्ट हम इसको कहते हैं, ये वाली कॉमन डक्ट, इसको हम कॉमन डक्ट कहते हैं। ये कॉमन डक्ट जहाँ पर आके पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ जब आके जहाँ पे जुड़ना होता है ना वहाँ पे स्पिंक्चर मसल पाया जाता है, उसको हम कहते हैं स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन, ठीक है। अच्छा, अब हमने सारे इसको डिस्कस कर लिया था, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन और थोड़ा सा एक स्पीड अप में हम सारा ओवरव्यू कर लेते हैं। पेंक्रियाटिक जूस अब रिलीज हो गया। अब पेंक्रियाटिक जूस में हमारे पास होता है ट्रिप्सोनेजिन, ठीक है। ट्रिप्सोनेजिन किसको स्टिमुलेट करता है, ड्यूडेनम वॉल को, कि वो सेक्रेट करे एंटीरोकाइनेज, राइट। अब एंटीरोकाइनेज फिर क्या करता है, ट्रिप्सिनोजिन को जो कि इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन की, उसको कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन फिर क्या करता है, काइमोट्रिप्सोनेजिन, राइट, हाँ, काइमोट्रिप्सोनेजिन को कन्वर्ट करता है किसको, काइमोट्रिप्सिन को, ठीक है, एक्टिव फॉर्म है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए कि ट्रिप्सोनेजिन को क्या, एंटीरोकाइनेज को कौन स्टिमुलेट करता है, ट्रिप्सोनेजिन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, एंटीरोकाइनेज, राइट। अच्छा, अब काइमोट्रिप्सोनेजिन को कौन कन्वर्ट करता है, काइमोट्रिप्सिन को, तो एक्टिव ट्रिप्सिन, राइट। तो ये सारी की सारी हमने चीज़ों को एमसीक्यूज के हवाले से वो पूछ सकते हैं। अब फैट्स की डाइजेशन किस तरह से होती है, जो फैट्स जो होते हैं जो हमारे पास ड्यूडेनम में, वो स्टिमुलेट करते हैं वॉल्स को, जिसकी वजह से हमारे पास एंजाइम रिलीज होता है। कौन सा एंजाइम रिलीज होता है हमारे पास, CSK, राइट। CSK के हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था, ये कौन सा एंजाइम है, कोलियोसिस्टीरोकाइनिन, ठीक है। हमारे पास ये हमारे पास रिलीज होता है। ये हमारे पास क्या करता है फिर, ये हमारे पास एंजाइम किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है, 3 इसके मेन फंक्शन होते हैं। ये नंबर 1 करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल्स की गॉल ब्लैडर के सिवा। स्मूथ मसल की गॉल ब्लैडर में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो बाइल क्या होगा, रिलीज होगा। नंबर 2 ये एक्ट करता है लिवर को कि वो बाइल सिक्रीशन को क्या करे, स्टार्ट करे, प्रमोट करता है ये। नंबर 3 इसका ये क्या करवाता है, रिलैक्सेशन करवाता है स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन को। स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन वो वाला बॉयडन, ये स्पिंक्चर जो जहाँ पे पाया जाता है, राइट। तो इस तरीके से फैट्स क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। और हमारे पास जो कोलियोसिस्टीरोकाइनिन जो है ना हमारे पास जो एंजाइम है, वो एंजाइम नहीं है, वो एंडोक्राइन हार्मोन है। ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन हार्मोन, कोलियोसिस्टीरोकाइनिन,
जो कि रिलीज़ होता है, फैट्स स्टिमुलेट करते हैं वॉल्स ऑफ द ड्यूडेनम को, और वो क्या रिलीज़ करते हैं हमारे पास इस हार्मोन को जो कि एंडोक्राइन हार्मोन है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास, अच्छा वो हमारे पास जब ये सारे इमल्सिफिकेशन वाला प्रोसेस हमने डिस्कस किया था ड्यूडेनम में, तो इमल्सिफिकेशन हमारे पास कौन सा है, मैकेनिकल डाइजेशन वाला टाइप है हमारे पास, ठीक है। डाइजेशन में हमने दो डिस्कस किए थे ना, केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन। तो हमारे पास जो इमल्सिफिकेशन है वो क्या है, केमिकल डाइजेशन। दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फैट्स जो हैं वो स्टिमुलेट करती हैं ड्यूडेनम की वॉल को कि वो रिलीज़ करें। क्या रिलीज़ करती हैं ड्यूडेनम की वॉल पे, हमारे पास क्या रिलीज़ करती हैं, कोलियोसिस्टोकाइनिन को रिलीज़ करती हैं। ये हमारे पास 3 इसके मेन फंक्शन होते हैं, टारगेट होते हैं। नंबर 1 ये कंट्रैक्शन करवाता है गॉल ब्लैडर की स्मूथ मसल्स की। नंबर 2 ये करता है लिवर पे कि वो स्टार्ट करे बाइल सेक्रेशन। नंबर 3 ये क्या करवाता है, स्पिंक्चर और बाइडन की रिलैक्सेशन करवाता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ड्यूडेनम का सारा स्ट्रक्चर। अब फूड हमारे पास इसके बाद चला जाता है ड्यूडेनम के पास इलियम, फिर जैजनम में। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है द अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। अब यहाँ पर जो है ना बच्चे, 2 एंजाइम में ना कंफ्यूज होते हैं। एक होता है अमाइनो पेप्टाइडेज, एक हमारे पास होता है एरिप्सिन। तो आपने याद रखना है, सबसे पहले तो हमारे पास है ना प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन में हमारे पास है पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में। पॉलीपेप्टाइड में कौन सा एंजाइम लगेगा, अमाइनो पेप्टाइडेज। अमाइनो पेप्टाइडेज इस पॉलीपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन्स में, राइट। ये पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम फिर एक्ट करता है, एरिप्सिन फिर इन पेप्टोन्स को किस में कन्वर्ट करता है हमारे पास, अमाइनो एसिड में, ठीक है। यहाँ पे जो एरिप्सिन जो है हमने लिखा हुआ है, वहाँ पे जो आप टेबल बना हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिप्सिन डाइपेप्टाइड उसका सब्सट्रेट है और प्रोडक्ट है उसका अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से चेन चलती है। हमारे पास मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं जो चेन की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं। पॉलीपेप्टाइड है हमारे पास, तो पॉलीपेप्टाइड को हमारे पास कौन एक्ट करेगा उस पर, अमाइनो पेप्टाइडेज उसको डायपेप्टाइड, जब फॉर एग्जांपल पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। पेप्टोन्स एक डायपेप्टाइड है, इस पर कौन एक्ट करेगा, एरिप्सिन फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइनो एसिड में। तो इस तरीके से एंजाइम इन द फॉर्म ऑफ चेन काम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास डाइजेशन होनी है, डाइजेशन होगी है कंप्लीट। अब हमारे पास अब्जॉर्प्शन होनी है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों की मदद से हो सकती है। जो मोनोसेक्राइड हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से कैपिलरीज ऑफ द इंटेस्टिनल विलाई को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। और ग्लूकोज भी हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से सेल के अंदर इंटर हो जाता है। हमारे पास जो प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन है वो भी बड़ी इजी है। जो प्रोटीन्स जो अमाइनो एसिड हैं वो क्या हो जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास लिपिड्स है ना उसकी अब्जॉर्प्शन थोड़ी सी एक्सेप्शनल है। लिपिड्स की एक्सेप्शनल इसलिए है क्योंकि लिपिड जो है ना वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। लिपिड जो वाटर इनसॉल्युबल है जिसके लिए हमें लिपिड को ना डिफरेंट तरीके से हमें उसको करना होता है, अब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। तो हम आगे चल के लिपिड की भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम खुली हुई है। जो विलाय होता है ना स्टमक की वॉल कह रहा हूँ, इंटेस्टिनल वॉल्स में, वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। विलाय का मेन फंक्शन होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना ताकि फूड की डाइजेशन फास्ट हो, फूड की अब्जॉर्प्शन फास्ट हो सके, ठीक है। और ये सरफेस एरिया को इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं कि अगर विलाय को अगर फैलाया जाए और रखा जाए तो एक टेनिस कोर्ट की लेंथ हो सकती है उसकी, ठीक है। हम ह्यूमन विलाय में जो इंटेस्टिनल में जो विलाय पाए जाते हैं उसको फैलाया जाए तो वो एक टेनिस कोर्ट को कवर कर सकते हैं। उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जब विलाय और माइक्रो विलाय मिलते हैं आपस में। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने फूड के जो भी आप फूड खाओ उसके न्यूट्रिएंट्स आपको मैक्सिमम अब्जॉर्ब हो, मैक्सिमम वो डाइजेस्ट हो, वो अल्लाह ताला ने इस तरीके से आपका क्या रखा हुआ है, मैकेनिज्म रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब फैट्स की हम अब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। फैट्स में हमारे पास जो फूड वहाँ पे पाए जाए हैं फैट्स, अब जाहिर सी बात है फैट्स लिपिड जो हैं वो टूट गए हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में, राइट।
ये क्या होते हैं सबसे पहले, क्योंकि अब फैट्स वाटर इंसॉल्युबल हैं तो वो फैट्स क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है और फैटी एसिड जो होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, एपिथेलियल सेल्स उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और एपिथेलियल सेल्स में आके वो क्या कर देते हैं, रिकम्बाइन करते हैं फैट्स में, ठीक है। और उन्हीं सेल्स के अंदर वो रिकम्बाइन करते हैं मीसल्स मीसल्स मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, बट आप इसको ज़रूर चेक कर लेना। ये जब अंदर चले जाते हैं ना, जब छोटे छोटे दोबारा से ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड रिकम्बाइन जब करते हैं तो ये छोटे छोटे सेल्स बना लेते हैं, इनको कहते हैं मी सेल्स, आई थिंक इस तरह की वो प्रोनाउंसिएशन है इसकी। फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स लीव मिसल्स एंड इंटर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये फिर वो एपिथेलियल सेल्स में चले जाते हैं। एपिथेलियल सेल्स में क्या होता है, फैटी एसिड लिंक टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं इन द एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पे भी आप ये डायग्राम में आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, वो गोल्जी में जाते हैं, एपिथेलियल सेल में जो गोल्जी अपरेटस है वहाँ पे जाते हैं। गोल्जी फिर इसको क्या कर देता है, ऐड करता है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को, प्रोटीन्स को, और इसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बना देता है। उस ग्लोब्यूल्स का क्या नाम होता है, काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। अच्छा, ये काइलो जो हमारे पास है ना, यहाँ पे जो डिस्कस किया हुआ है ना वर्ड, मैं इसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, सोच ही रहा था मोनोग्लिसराइड्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ये मोनोग्लिसराइड्स जो है ना, ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। मोनोग्लिसराइड या फिर तो मिसल्स, ये वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये होते हैं एम्फीफैटिक होते हैं, इनके अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। एम्फीफैटिक कौन से, मतलब कि इसके अंदर हाइड्रोफिलिक भी पार्ट है, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, इसलिए ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये मोनोग्लिसराइड्स हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है बात कि मोनोग्लिसराइड्स या मीसल्स हमारे पास वाटर सॉल्युबल है, राइट। अच्छा, अब ये काइलोमाइक्रोन्स में क्या हो जाते हैं, कब कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनकी एक्सोसाइटोसिस होती है। काइलोमाइक्रोन्स और एक्सोसाइटोसिस की वजह से एपिथेलियल सेल्स को क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं, और फिर हमारे पास जो लेक्टील है उसके अंदर क्या चले जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे फिर हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, लीवर पे भेज देता है। लीवर अगर एक्सेस फैट्स हैं तो उसको कन्वर्ट कर देगा, स्टोर कर लेगा उसको। फिर हमारे पास जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वहाँ पे जाके एज अ एनर्जी सोर्स भी, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी, जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी तब यही वाले फैट्स क्या होंगे, दोबारा से टूटेंगे और यहाँ से एनर्जी हासिल कर सकेंगे। वही वाली बात जो मैं डिस्कस कर रहा था एमसीक्यूज में भी आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज वाटर, फॉर्म ऑफ फैट्स इज वाटर सॉल्युबल। मेरे पास आंसर क्या होगा, मोनोग्लिसराइड्स। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, एम्फीफैटिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है इसमें, हाइड्रोफोलिक पार्ट भी है। यहाँ पे अगर वो पूछ लेते हैं ना, मीसल्स के बारे में भी पूछ ले तो वो भी हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वो भी हमारे पास क्या है, वाटर सॉल्युबल है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास फूड पहुंच गया है, अब्जॉर्प्शन होगी, बाकी हमारे पास फूड जो रह गया है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इसकी फंक्शन है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। नंबर 2 फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फीसेस। नंबर 3 फर्मेंटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं ना। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक माइक्रोबायोम है। बायोम क्या है, बायोम के बारे में हमने पीटीबी चैप्टर नंबर 1 आई थिंक 2-3 पेज है, वहाँ पे बायोम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक माइक्रोबायोम है बैक्टीरिया के लिए, और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इतने ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं कि हमारे सेल से भी ज़्यादा, ठीक है। आपकी बॉडी में आई थिंक मैंने कहीं ये पढ़ा है, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया ज़्यादा हैं आपकी अपने ह्यूमन सेल्स कम है, ठीक है। ये अगर और इतने आपकी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास 2 से 3 पाउंड ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इतने ज़्यादा बैक्टीरिया, उन सारे बैक्टीरिया को कंबाइन किया जाए, उनका वेट लिया जाए तो 2 से 3 पाउंड बनेगा, ठीक है। इतने ज़्यादा बैक्टीरिया आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, और इसी वजह से वो माइक्रोबायोम है बैक्टीरिया के लिए।
लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास एक माइक्रोबायोम है, और वहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट रह जाते हैं वही बैक्टीरिया जो हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फर्मेंट करते हैं, ठीक। नंबर 4, सिंथेसिस ऑफ विटामिन, जैसे विटामिन के, जो कि कौन सा बैक्टीरिया करता है, ई कोलाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विटामिन, और कुछ केसेस में विटामिन बी भी। 5 में हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हमारे पास रोल है। नंबर 6 इम्यून फंक्शन भी है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। नंबर 4 गैस प्रोडक्शन, वही जो बैक्टीरियाज होते हैं जब वो फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं तो गैस प्रोपल्शन होती है ना, वो गैस भी रिलीज़ करते हैं, नाइट्रोजन कर दी और कार्बोहाइड्रेट होगी, तो वही जो है वो रिलीज़ होती है, फ्लैचुलेंस कहते हैं ना इसे। और अगर तो उस गैस में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स भी हैं तो वो हमारे पास फ्लैचुलेंस जो है वो स्मेली होगी, वो गैस क्या होती है, स्मेल देती है। और अगर वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड उसके अंदर नहीं होते तो गैस में हमारे पास स्मेल नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्कस करना है थोड़ा सा किंगडम एनिमलिया से ही है डिस्कस। जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज इन एनिमल्स में होती है वो, जैसे कि हाइड्रा यहाँ पे स्ट्रक्चर की वजह बना है। हाइड्रा में सिर्फ और सिर्फ फूड की एंट्री के लिए और फूड की बाहर एक्सक्रीशन के लिए, दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कैविटी है या एक ही ओपनिंग है, ठीक है। तो फूड इंटर भी गैस्ट्रोवेस्टिकल कैविटी वाले ऑर्गेनिजम्स में फूड इंटर भी एक ही ओपनिंग से होता है और बाहर एक्सक्रीट भी एक ही ओपनिंग से होता है। जबकि हम जो हैं वो, हमारे पास एनस और माउथ, हमारे पास एक ओपनिंग नहीं है ना, हम एक ओपनिंग से फूड को क्या करते हैं, इंटेक करते हैं, और दूसरी ओपनिंग से हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या अनवांटेड फूड होता है वो क्या होता है, स्क्रीट आउट होता है, राइट। ये किंगडम एनिमेलिया में भी हमने अच्छे से इसको डिस्कस करना है। अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं सारा का सारा। तो इसके साथ जो कुछ रह गया ना पोर्शन, उसको भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं जाके ईजीली रिवीजन हो जाए हमारे पास। सबसे पहले माउथ में हमारे पास, माउथ क्या करता है, च्यू करेगा फूड को, मिक्सेस करेगा फ्लाइवा के साथ। फिर हमारे पास ओरल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं 6 जो प्रोड्यूस करेंगे स्लाइवा को, जिनमें स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होंगे। फिर फेरिंक्स में जाएगा, फेरिंक्स क्या करेगा, उस स्वेलिंग में उसका सारा का सारा रोल जो है हमने पढ़ा है इसे। ईसोफेगस मूव करेगा फूड को स्टमक में, स्टमक में फिर क्या होगा, वहीं मिक्सेस होगा, चर्न होगा फूड गॉस्ट्रिक जूस के साथ, गॉस्ट्रिक जूस फिर उसकी डाइजेशन करेगा। लेकिन स्टमक का जो मेन रोल है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, राइट। लिवर में चला जाएगा, लिवर जिसको उर्दू में जिगर भी कहते हैं, जिगर क्या करेगा हमारे पास, जिगर के बारे में यही डिस्कस कर लें। जिगर में हमारे पास 2 टर्मिनोलॉजीज जो हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ दी ग्लाइकोजेनेसिस और नंबर 1 इज़ ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज टूटेगा ग्लाइकोजन में, कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोनियोलाइसिस, लाइसिस का वर्ड जहाँ पे आ जाए, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस सही बता, आप याद रख लो। लाइसिस ग्लाइकोजन किस क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा अगेन ग्लूकोज में जब आपको एनर्जी चाहिए होगी। लिवर क्या है हमारे पास, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात वो करे कि विच वाज द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तब भी वो लिवर है। अगर वो डिस्कस करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, तब भी वो क्या है, लिवर है। आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड कौन सा है, आपका लिवर है। अच्छा, लिवर के बारे में दूसरी बात होती है ना, वो लिवर के फंक्शनल यूनिट कौन से हैं लिवर के, तो हमारे पास होते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंट जो मैंने पिक्चर्स जो दी गई हैं ना, ये वाली, ये ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होंगी, इसलिए ये सारी चीज़ें ना करो आप। आपको बस मैंने ये पिक्चर ली है 2 चीज़ों के लिए। हाँ, ये मैं सारे ख़त्म कर देता हूँ। यस, सिर्फ ये 3 चीज़ों के लिए कि ये तीनों चीज़ों की टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता होनी चाहिए। हेपेटिक आर्टरी जो कि लिवर को प्रोवाइड करेगी ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से, ठीक है। लिवर के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेपेटिक आर्टरी से आता है। लिवर में हमारे पास जो कॉमन हेपेटिक डक है वो क्या करेगी, ड्रेन करती है बाइल को, और ये यही बाइल कहाँ पे जाएगा, फिर गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा। लीवर के पास जो दूसरी हेपेटिक जिसकी डक के साथ जिसका नाम आता है वो होता है हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है।
हेपेटिक पोर्टल वेन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने फेडल की बुक में अच्छे से उसने डिस्क्रिप्शन है। ये क्या करेगी, लिवर को न्यूट्रिएंट रिच ब्लड प्रोवाइड करेगी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से। और हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर ना हमारे पास स्प्लीन और पेंक्रियाज के ब्लड भी आ जाता है, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, पेंक्रियाज और स्प्लीन, इन सब का ब्लड हमारे पास कहाँ पे आता है, हेपेटिक पोर्टल वेन में। यहाँ पे फिर आ गया, फिर लिवर फिर क्या करता है इसको या अगर तो स्टोर कर देता है, ग्लाइकोनियोलाइसिस करे, ग्लाइकोजेनेसिस कर देगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। अगर स्टोर करना है किसी और सब्सटेंस को स्टोर कर देगा, अगर नहीं स्टोर तो इसको भेज देगा बाकी जो डिफरेंट बॉडी के सेल्स हैं जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे भेज देगा, राइट। लिवर के फंक्शंस के रोल के बारे में ना, स्टोरेज रोल ऑफ लिवर के बारे में हमारे पास जो होते हैं ना हेपेटोसाइट्स, लिवर के सेल्स, हेपेटोसाइट्स ब्लड से शुगर को रिमूव करते हैं और उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट। जो हेपेटोसाइट्स हैं वो लिवर को, वो ब्लड से ग्लूकोज शुगर रिमूव करते हैं, ठीक है। और लिवर का जो दूसरा, एक तो ये ग्लाइकोजन स्टोर करता है, नंबर 2 ये हमारे पास फैट भी स्टोर करेगा, विटामिन भी स्टोर करेगा। विटामिन कौन से, विटामिन ए होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन डी होता है, ई होता है और विटामिन के होता है, ठीक है। और ये कुछ मिनरल्स को भी लिवर हमारा स्टोर करता है, वो हमारे पास कौन से होते हैं, कॉपर और आयरन, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो स्टोरेज ऑफ लिवर है ना, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का होता है, वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है। लिवर की जो मेटाबॉलिक रोल ऑफ लिवर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो तो हमने काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, जो हमने डिस्कस अभी हमने कर लिया है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, राइट। उसके अलावा ये क्या करता है, डीनेचरेशन ऑफ फैटी एसिड भी में भी रोल इसने प्ले करना होता है। ये डीएमाइनेशन में भी इसको डिस्कस करता है। सेकेंड ईयर की बुक पीटीबी चैप्टर नंबर 1 में डीएमाइनेशन के बारे में उसने काफ़ी लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिंथेसिस में लिवर में आया क्या क्या रोल प्ले करता है। सिंथेसिस में हमने कहा था कि विटामिन ए की सिंथेसिस ये करवाता है, इंपॉर्टेंट है। अमोनिया या फिर तो यूरिया की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। यूरिया साइकिल में जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं ना, वो आपको ज़रूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि लिवर हमारे पास नाइट्रोजिनस वेस्ट की प्रोडक्शन में भी हमारे पास लिवर जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसी के साथ साथ लिवर हमारे पास ब्लड प्रोटीन्स की भी सिंथेसिस कराता है, जैसे कि फिब्रोजिन, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, राइट। फिर इसी तरीके से बाइल पिगमेंट्स, जैसे कि बाइल पिगमेंट्स की भी सिंथेसिस हमारे पास लिवर में हो होती है। बिलीरुबिन हो गया हमारे पास जो कि ऑरेंज पिगमेंट होता है, हमारे पास बिलीवर्डिन हो गया जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। नाम भी आपको पता होने चाहिए बाइल पिगमेंट के, उनके कलर भी कोशिश करना याद कर लो। और हमारे पास लिवर हमारे पास हेपेरिन भी रिलीज़ करता है। हेपेरिन एक एंजाइम है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है। वो भी हमारे पास लिवर प्रोड्यूस करता है। और लिवर हमारे पास अगेन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हमने ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस करना है। लिवर हमारे पास ना फीटस स्टेज में रेड ब्लड सेल्स की भी सिंथेसिस कर रहा होता है, ठीक है। लिवर सिर्फ फीटस स्टेज में, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तब लिवर रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस भी कर रहा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। लेकिन अडल्ट में वो नहीं सिंथेसिस करता। अडल्ट में क्योंकि स्पॉन्जी बोन बन गई है, अगर रेड बोन मैरो बन गया है तो रेड बोन मैरो ही हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की क्या करता होता है, सिंथेसिस कर रहा होता है। लिवर के बाद पेंक्रियास का जो उर्दू में जिसको आई थिंक लबलबा कहते हैं, पेंक्रियाज हमारे पास, उसके बारे में तो हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी अच्छे से डिस्कस किया था कि पेंक्रियाज की 2 मेन सिक्रीशंस होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसा। एक होती हैं एक्वस कंपोनेंट होता है उसकी सिक्रीशन का, एक होता है एंजाइमेटिक कंपोनेंट होता है उसकी सिक्रीशन में, राइट। एंजाइमेटिक में जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन करवाते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। ये 3 जो एंजाइम्स हैं ये हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करवाते हैं। ये कौन सा पेंक्रियाटिक जूस में जो जो एंजाइम्स होते हैं ना वो आपको पता होने चाहिए। वो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन द पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो इस तरह से वो कंफ्यूज कर सकता है बच्चों को। फिर हमारे पास गॉल ब्लैडर आ जाता है जो कि स्टोर करता है बाइल को।
गॉल ब्लैडर में आपने जो है ना, जो इम्पोर्टेंट बातें आ जाती हैं गॉल ब्लैडर के हवाले से, वो आ जाती हैं गॉल ब्लैडर के पिगमेंट्स और सॉल्ट्स। गॉल ब्लैडर के सॉल्ट्स जैसे कि सोडियम ग्लाइकोलेट और टेरोकोलेट, राइट, ये एफटीबी में लिखा हुआ है, फेडरल बुक में। गॉल ब्लैडर के पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स, बिलीरबिन का कलर भी हमने डिस्कस किया है। बिलीरबिन का कलर हमारे पास ऑरेंज होता है और बिलीवर्डिंग उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है। फिर गॉल ब्लैडर पे वो बाइल को स्टोर करता है और रिलीज़ करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन हमने डिस्कस किया लिया। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है, एजेक्ट हो जाता, एक्सक्रीट हो जाता है। आगे हमारे पास इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, कार्निवोर्स प्लांट्स आ जाते हैं। उसके हवाले से हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि इजी रहे। टाइप ऑफ इंसेक्टिवोर्स प्लांट में वीनस फ्लाई ट्रैप, ये प्लांट क्या करेगा, यूजेस मॉडिफाइड लीव्स दैट स्नैप शट एंड ट्रिगर हेयर। इसके जो सेंसिटिव हेयर्स होते हैं ना इसके, ऐसे ही वो हेयर्स कोई एनिमल कोई प्रेस को टच करता है तो फ़ौरन से इसके लिए क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। पिक्चर प्लांट है, साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। आई थिंक पिक्चर प्लांट का जो साइंटिफिक नेम, हाँ ये वाला रहना दो, पिक्चर प्लांट का डिफरेंट स्पीशीज है। अच्छा, दीज प्लांट हैव ट्यूबुलर लीव्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इंसेक्ट्स फॉल इनटू द पिक्चर एंड आर अनएबल टू एस्केप। सनड्रू प्लांट में सनड्रू हैव स्टिकी ग्लैंडुलर हेयर्स ऑन इट लीव्स दैट ट्रैप्स इंसेक्ट, जैसे कि यहाँ पे साइड में आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में। दिस इज द रियल सनड्रू प्लांट। दूसरी, हाउ डिड ट्रैप प्रे, जो मैकेनिक, जो इनका जो मैकेनिज्म है उसमें तीन होता है। मैकेनिकल वे ट्रैप्स होते हैं इनके से, जो कि वीनस फ्लाई ट्रैप में जो कि फिजिकल मूवमेंट को इंसेक्ट कैच करने के लिए प्ले करते हैं। पिटफॉल ट्रैप्स हैं जैसे कि जो कि पिक्चर प्लांट में होता है, जो कि स्लिपरी सरफेस को और डीप कैविटी को यूज़ करते हैं इंसेक्ट को ट्रैप करने में। फिर हमारे पास स्टिकी ट्रैप्स होते हैं, सनड्री जो जिसको यूज़ करता है, सनड्री प्लांट जो कि इंसेक्ट को कैच करने में स्टिकी सिक्रीशंस को क्या करता है, यूज़ करता है। उसके बाद हाउ वाई दे ईट प्लांट इंसेक्ट्स या प्रेज, तो हमने इसको डिस्कस करना है कि हमने कहा था ये जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं उनको उन जगहों पे पाए जा रहे होते हैं जहाँ पे जो सॉइल होती है वो लैक करती है एसेंशियल मिनरल्स में, ठीक है। तो ये जो एनिमल जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, एनिमल्स की मदद से वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं, एसेंशियल मिनरल्स को हासिल करते हैं वो, ठीक है। जो ये वजह होती है कि वो क्यों इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को या ईट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन इस बात आपने याद रखनी है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, ठीक है। तो अगर वो नहीं भी कर रहे हैं ना ये वाला इंसेक्ट्स को इंसेक्ट डाइजेशन नहीं कर रहे, तब भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो एसेंशियल मिनरल के लिए वो क्या करते हैं, इन्हीं एनिमल्स से वो हासिल करते हैं। वो अडॉप्टेशन, इनकी स्पेशलाइज्ड लीव्स होते हैं, इनके सेंसरी मैकेनिज्म भी होता है इनमें बैक्टीरियल या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है जो कि उसी एनिमल को जो उसका ट्रैप हो गया उसको डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, एमसीक्यूज, लास्ट एमसीक्यूज के बाद कंप्लीट है। विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स डोमेस्टिक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इन द मैकेनिज्म फॉर फ्लैट ट्रैपिंग प्रे, तो वो हमारे पास है पिक्चर प्लांट और सनड्यू प्लांट। जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को ये दो शो करते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप हमारे पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो नहीं करता, ठीक है। ये हमारे पास था इंसेक्टिवोर्स सारे का सारा प्लांट का सारा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अच्छा एक जो इम्पोर्टेंट बात जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स के वाले से है वो यही है कि बैक साइड पे चलता है, यस किधर गया, हाँ जी, यहाँ पे कि कितने टाइप ऑफ स्पिंक्चर्स या कितने स्पिंक्चर्स टोटल अगर आप गिनो तो कितने हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, तो वो 6 हैं। एमसीक्यूज पूछ ले कि हाउ मेनी स्पिंक्चर्स आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, तो वो डायरेक्टली 6 स्पिंक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन ऑफ द फूड में डायरेक्टली। लेकिन जो 7th वन है ना, स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन, ठीक, वो इनडायरेक्टली है, वो आउटसाइड एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के आउटसाइड है वो। लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल के डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे होते हैं डाइजेशन ऑफ द फूड में,
तो वो क्या है, वो 6 पिक्चर्स हैं, ठीक है। होपफुली एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर कोई बात नहीं है तो वो आप पूछ सकते हो। हाँ, लास्ट एक बात जहन में दोबारा से आ गई, एसिमिलेशन हमारे पास एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये बात भी आपने याद रखनी है। एसिमिलेशन हमारे पास एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ऑलराइट, तो टेक केयर, हंसते रहो, खुश रहो, तैयारी करते रहो।